हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन चैनल। आज मैं आपके सामने एक कंपनी लेकर आया हूँ। कंपनी का नाम है जेके टायर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये कंपनी टायर्स बनाती है और इंडिया की एक अपकमिंग कंपनी है। हाल ही में इस कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे रहे हैं और ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने काफ़ी शानदार रिजल्ट्स दिए हैं और इस क्वार्टर में भी कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। तो यहाँ पर एक मौका हमें मिल रहा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो आइए पहले इस कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम चार्ट्स पे जाएंगे जहां हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट हमें रखना चाहिए और हमें कितने टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक में एंटर करना चाहिए और किस तरह के रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। तो इस कंपनी की सेल्स को अगर आप देखें तो सेल्स मार्च 2015 से मैं शुरू कर रहा हूँ। मार्च 2021 तक की ये ईयरली सेल्स हैं इसके। तो सेल्स आप देखें कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हो रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा मार्च 2019 में सेल्स काफी हाई थे, उसके बाद 2020 में सेल्स थोड़े गिरे, लेकिन 2021 में एक काफी अच्छा जंप मिला सेल्स में। तो ये तो सेल्स हुआ। उसके बाद अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चलते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो अ, आप इसको 2020 के प्रॉफिट से कंपेयर करें। 2020 में 987 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि मार्च 2021 में 1306 का 1306 करोड़ का प्रॉफिट है। तो करीब करीब 20 से 25% की जंप यहाँ दिख रही है हमें प्रॉफिट के अंदर। अब अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन नेट प्रॉफिट इज अ डिफरेंट फिगर। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें, अगर आप पिछले कई सालों का देखें तो मार्च 2015 में इस कंपनी ने 329 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद प्रॉफिट इसी 300-400 की रेंज में रहा, लेकिन फिर बाद में ये प्रॉफिट 2018, 2019, 2020 3 साल तक ये प्रॉफिट जो था ये काफी एक रेंज में रहा, कम रहा थोड़ा बहुत। लेकिन 2021 में ये प्रॉफिट 319 करोड़ का वापस आ गया, यानी कि कंपनी वापस अपने ट्रैक पे आ चुकी है। इसके ईयरली रिजल्ट्स जो है वो यही चीज सजेस्ट कर रहे हैं। अब अर्निंग्स पर शेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है। अर्निंग्स पर शेयर आप देखें, कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 2015, 2016, 2017 में इसका जो अर्निंग्स पर शेयर था वो 14, 20 और 16 की रेंज में था। उसके बाद ये 3 साल 18 मार्च आई मीन 2018, 2019, 2020 में कंपनी को चैलेंज आए। लेकिन 2021 में आप देखें किस तरीके से अर्निंग्स पर शेयर दिखा रहा है। ये सीधा सीधा पिछले 3 साल के कंपैरिजन में इस साल एक ब्रेकआउट फिगर है। तो आप देख सकते हैं मार्च 2018 का अर्निंग पर शेयर सिर्फ 2 रुपये 90 पैसा है। मार्च 2019 का 7 रुपये 16 पैसा है और मार्च 2020 का 6 रुपये 12 पैसा है। लेकिन यहाँ देखिए मार्च 2021 में जो जंप मिली है वो मेरा ख्याल है डबल है। तो अगर हम उसको मार्च 2018 से कंपेयर करें तो ये 6 टाइम्स जंप है। इससे कंपेयर करें तो करीब 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 डबल की जंप यहाँ पर हमें आराम से दिख रही है। तो दोस्तों ये तो है इस कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर। अब अगर मैं इसके डिविडेंड पे आउट की तरफ जाऊं, डिविडेंड पे आउट भी काफी हेल्दी है। 15.42% एक कंपनी डिविडेंड देती है। मतलब अगर आप इस कंपनी को होल्ड करते हैं तो आपकी जो पैसिव इनकम है, अदर देन कि जो एक कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस अप्रिशिएट होगा, उसके अलावा जो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आएगा वो डिविडेंड के थ्रू आएगा, जो कि 15.42% डिविडेंड पे आउट रेशो है। उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो था, अगेन आप देखें 2015, 2016, 2017 इन 3 साल में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन 18, 19, 20 इन 3 साल में कंपनी का जो ग्राफ था वो थोड़ा नीचे चला गया। लेकिन यहाँ आप देखें 2021 में कंपनी वापस अपने ट्रैक पे आ गई है। तो अब आने वाले टाइम में हम वही चीज देख सकते हैं जो 2015 से शुरू हुई थी, यानी कि 15, 16, 17 जो था कंपनी के लिए काफी अच्छा था। 18, 19, 20 जो था वो कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब मार्च 2021 में हम देख रहे हैं कि यहाँ एक टर्न अराउंड आ रहा है और ये टर्न अराउंड इतनी जल्दी फेड आउट नहीं होगा। ये टर्न अराउंड 1, 2, 3 साल तक रहना चाहिए और कंपनी आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस ऑन ए ईयरली बेसिस। अब हम क्वार्टरली बेसिस पे चलते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या कर रही है।
तो ये देखिए क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स में कुछ उतना फर्क नहीं आया है, बस हमें यहाँ सीधे सीधे यही दिख रहा है कि 2000 जून, सितंबर और दिसंबर में जो सेल्स थे वो काफी अच्छे थे। फिर उसके बाद मार्च 2020 और जून 2020 और सितंबर 2020 में जो सेल्स थे वो थोड़ा, मार्च और जून में थोड़ा कम हो गए थे सेल्स, लेकिन वापस सितंबर और दिसंबर में जो सेल्स है उन्होंने पिकअप कर लिया है। यानी कि जो कोरोना कोरोना का जो इफेक्ट था वो काफी हद तक कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें, जून 2020 में -3.76 हो गया था। अगेन ये भी कोरोना की वजह से ही हुआ था। अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो 2020 की फिगर है, सॉरी दिसंबर 2020 की जो फिगर है उसको बाकी क्वार्टर से कंपेयर करें, और आपको ये बात का अंदाजा हो जाएगा कि इस बार के रिजल्ट्स कितने अच्छे आए हैं। मैं इसको थोड़ा इधर की तरफ ले लेता हूँ, एक सेकेंड। सॉरी अबाउट दैट। मैं थोड़ा इधर की तरफ लेता हूँ। तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं अगर आप देखें, अब अगर मैं प्रॉफिट को कंपेयर करूं इसके साथ, आप ये देखें कि मार्च और दिसंबर के जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो कितने अच्छे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। प्रीवियस क्वार्टर्स में आप देख रहे हैं कि जो इसके प्रॉफिट के फिगर्स है वो 250 करोड़, 230 करोड़, 300 करोड़, 244 करोड़, 207 करोड़। लेकिन आप देखिए सितंबर में ये फिगर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। अब 2020 में, दिसंबर 2020 में ये जो प्रॉफिट की फिगर है वो 500 करोड़ के आसपास आ गई है, जो कि एक अच्छा खासा जंप है फ्रॉम द सितंबर क्वार्टर। और मार्च 21 में भी काफी अच्छे नंबर्स हैं, जो कि करीब करीब 450 करोड़ के आसपास आ रहे हैं। अब हम इसके बाद दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट है उस पे एक नजर डालते हैं। नेट प्रॉफिट की जो फिगर है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट की जो फिगर यहाँ पर है वो करीब करीब आ रही है। सितंबर क्वार्टर में 104 करोड़ आई थी, दिसंबर क्वार्टर में 224 करोड़ आई थी, और मार्च 2021 में 190 करोड़ आई है। मतलब पिछले 3 क्वार्टर्स से कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। अब अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करता हूँ, ऑपरेटिंग मार्जिन अगेन आप देखें, पिछले क्वार्टर्स में 10, 9, 14, 11, 12% था, लेकिन अब के पिछले 3 क्वार्टर्स को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग जो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो करीब करीब 16, 18 और 16% आया है, जो कि पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। तो ये था क्वार्टरली एनालिसिस दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में जानने की कोशिश करते हैं कुछ और पैरामीटर्स। अब जिस पैरामीटर का आपको फोकस करना है वो पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगेन हमें वही चीज दिख रही है कि 15, 16 और 17, 2015, 2016 और 2017 में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। रिटर्न ऑन इक्विटी जो था वो करीब करीब 24, 27 और 19% था। लेकिन 2018, 2019 और 2020 में कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे आ गई, जिसकी वजह से इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी जो था वो काफी कम हो गया। लेकिन 2021 मार्च में ये रिटर्न ऑन इक्विटी वापस ऊपर की तरफ इसका पुश आ चुका है। ये यहाँ पर 6% था, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो डबल हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी में एक टर्न अराउंड आ चुका है और आने वाले दिनों में कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एट द सेम टाइम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखिए आप, यहाँ पर भी 2015, 2016, 2017 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 2018, 19 और 2020 में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। लेकिन 2021 में रिटर्न ऑन कंपनी एम्प्लॉयड सीधा सीधा डबल हो चुका है। तो ये एक अच्छा फिगर है। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2015, 2016, 2017 जो था, जो कि हमने बाकी पैरामीटर से देखा काफी अच्छा साल था। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो था वो 700 करोड़, 900 करोड़, 105 करोड़ के आसपास आ रहा था। लेकिन 2021 का कैश फ्लो चेक करें आप, ये कैश फ्लो एक्चुअली 2015, 16 और 17 से काफी ज्यादा है। और एक्चुअली
कंपनी कितना कैश जनरेट करती है, वही एक की फिगर होता है, वही कंपनी को एक्चुअली कंपनी के स्टॉक को एक मल्टी बैगर स्टॉक बना देता है। तो यहाँ पर आप देखें जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो काफी अच्छा फिगर निकल के आया है। तो आने वाले टाइम में हम फंडामेंटली तो कम से कम इतना कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे, जहां पर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ। मंथली, वीकली और डेली चार्ट में जाएंगे और एंड पे हम फोकस करेंगे इसमें क्या टारगेट बनता है, इसमें स्टॉप लॉस किस तरीके से बनता है और इसमें किस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं और हमें कितना टाइम फ्रेम होगा, कितना टाइम लगेगा कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो आइए चार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के टारगेट, क्या टाइम फ्रेम और क्या स्टॉप लॉस हमें इस स्टॉक में बनाना चाहिए। पहले ये कंपनी का जो चार्ट है ये मंथली टाइम फ्रेम है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एम सेलेक्ट किया है। ये आप देख रहे हैं एम का आइकन जो है ये ब्लू से हाईलाइटेड है। तो ये यहाँ पर हर एक कैंडल जो आपको दिख रहा है ये एक महीने का कैंडल है, यानी कि इस स्टॉक में एक महीने में प्राइस में क्या वेरिएशन आया है ये आपको ये कैंडल बता रहा है। ठीक है, तो इसका हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कंपनी लिस्ट हुई थी 21 रुपए पे। जब इसका आईपीओ आया था तो कंपनी का जो प्राइस था वो सिर्फ 21 रुपए था। उसके बाद कंपनी का प्राइस गिरा और 5 रुपए का हो गया। 5 रुपए के बाद कंपनी के इस प्राइस ने एक चैनल पैटर्न पकड़ा और प्राइस इसी चैनल में घूमना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अपवर्ड चैनल है। तो इस अपवर्ड चैनल को अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2017, 2018 और 2019, ये 3 साल कंपनी ने लगातार जो है अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये हमें बैलेंस शीट से भी पता चला और उस बैलेंस शीट का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो यहाँ पर चार्ट पे आपको दिख रहा है। जबकि अगर आप देखें उससे पहले कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, 2013, 2014, 2015, ये 3 सालों में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। यही चीज हमें बैलेंस शीट से भी पता चली। उसके बाद ये आप देखिए प्राइस ने इस डाउनवर्ड अपवर्ड चैनल को नीचे की तरफ तोड़ा। ये जो बड़ा कैंडल आपको यहाँ दिख रहा है, ये बड़ा कैंडल, जी हाँ, ये वही फेमस कैंडल है जिसे हम कोरोना कैंडल कहते हैं। प्राइस ने इस अपवर्ड चैनल को नीचे की तरफ तोड़ा, लेकिन जैसे ही वो रिकवरी यहाँ पर आई, काफी अच्छी रिकवरी आई और प्राइस वापस इसी अपवर्ड चैनल के अंदर जा चुका है। अब यहाँ से जो प्राइस है वो कहाँ तक जा सकता है, अगर मैं मंथली चार्ट को देखूं और एक टारगेट सेट करूं, तो यहाँ सीधा सीधा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो करीब करीब 500 रुपए तक का टारगेट आ रहा है। हालांकि वो थोड़ा एग्जैजरेटेड टारगेट होगा, लेकिन ये टारगेट बड़े आराम से पॉसिबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टॉक एक अपवर्ड चैनल में है और अभी ऑलमोस्ट इस चैनल के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये है इसका मंथली चार्ट। आइए अब इसके वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं W दबा देता हूँ। अब ये आइकन ब्लू हो गया। ब्लू होने का मतलब ये है कि अब मैं वीकली चार्ट के अंदर जा चुका हूँ। इस चार्ट को मैं थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पर प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में था। इस डाउनवर्ड चैनल पे यहाँ पर आप देखिए एक पिन बार बना। पिन बार बनने का मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे से ऊपर आ गया। यहाँ पर काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर था। ये जो शैडो आप देख रहे हैं काफी लंबी शैडो है, जो इंडिकेट करती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर था और प्राइस वापस इस चैनल के अंदर आ गया और उसने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई। और स्मार्ट रिकवरी के बाद प्राइस इस डाउनवर्ड चैनल में से बाहर आ गया। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया इस चैनल के अंदर। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस ने फिर से यहाँ एक पिन बार बनाया, इस सपोर्ट को फिर से रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ये आप स्मार्ट रिकवरी यहाँ देख रहे हैं। ये जो दो कैंडल आपको दिख रहे हैं, ये दो कैंडल क्या है, ये दो कैंडल्स बड़े बड़े कैंडल्स है। और ये बड़े 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 कैंडल्स जो होते हैं इनको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही कैंडल्स होते हैं फुटप्रिंट्स। दीज आर द फुटप्रिंट्स ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स। जब कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी स्टॉक में घुसता है, आ जाता है, तो वो बड़े बड़े कैंडल्स बनाता है। उस प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये बड़े इन्वेस्टर्स हम लोगों की तरह हजारों में या लाखों में इन्वेस्ट नहीं करते। इनके जो इनका जो कैपिटल होता है वो करोड़ों में होता है या फिर उससे भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं।
तो इन फुटप्रिंट्स से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टर आराम से घुस चुका है, इस स्टॉक के अंदर आ चुका है। तो अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये स्टॉक यहाँ पर इन बड़े इन्वेस्टर्स की वजह से काफी ऊपर चला गया और उसके बाद ये नीचे करेक्शन आ गई। अब हमें इस स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से एनालाइज करना है। तो आइए अब हम लोअर टाइम फ्रेम चार्ट में जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो आइए हम डेली चार्ट की तरफ जाते हैं। मैं डी का आइकन दबाता हूँ। जैसे ही मैं डी का आइकन दबाऊंगा ये डी यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। अब हम डेली चार्ट में आ चुके हैं। तो ये देखें दोस्तों, डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है। अब जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग इस कप स्ट्रक्चर को बड़े आराम से पहचानते हैं। ये कप स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए यहाँ से जो प्राइस था, प्राइस ने किस तरीके की रिकवरी दिखाई और करीब करीब 100% प्राइस ऊपर चला गया। यानी कि प्राइस जो है वो 100% के रिटर्न्स दिए हैं प्राइस ने 28 दिसंबर से लेके कब तक, 27 जनवरी तक। यानी कि सिर्फ एक महीने में प्राइस जो था वो 100% रिटर्न उनको मिला जो स्टॉक के अंदर थे। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, उसके बाद जो प्राइस था यहाँ पर एक टॉप बना और यहाँ पर एक दूसरा टॉप बना। ये दो टॉप्स यहाँ पर बने, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इन टॉप्स को। ये पहला टॉप था और ये दूसरा टॉप था। मतलब प्राइस इस टॉप पे सरवाइव नहीं कर पाया। उसके बाद प्राइस को नीचे आना पड़ा, यहाँ नीचे आ गया, यहाँ पर एक बॉटम बना, फिर दूसरा बॉटम बना, फिर यहाँ पर तीसरा बॉटम बना। ये ट्रिपल बॉटम यहाँ पर बन गया, एक बॉटम का स्ट्रक्चर बना और प्राइस ऊपर वो चला गया। वापस प्राइस ने इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को लेबल करूं, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ये कौन सी रेजिस्टेंस है, ये 129 रुपए की रेजिस्टेंस है। यानी कि प्राइस इस 129 को टेस्ट करने लगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल को टेस्ट किया लेकिन प्राइस केम क्रैशिंग डाउन। लेकिन अब की बार जो प्राइस था वो इस लेवल, इस बॉटम पे नहीं आया बल्कि उसने एक छोटा बॉटम बनाया यहाँ पर। उसके बाद प्राइस ने एक और अटेम्प्ट किया इस लेवल तक पहुंचने का और अब की बार प्राइस एक और बॉटम यहाँ बना रहा है। अब ये बॉटम जो है इस बॉटम से थोड़ा ऊपर है। अब जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो इस ट्रिपल बॉटम स्ट्रक्चर को बड़े आराम से पहचानेंगे। यही सेम स्ट्रक्चर निफ्टी में हमने देखा था और निफ्टी ने किस तरीके से उस लेवल को तोड़ा और आगे चली गई। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर यहाँ जेके टायर में बन रहा है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ से जो स्टॉक है एक रिकवरी दिखाएगा और बहुत जल्दी इस 129 का जो का जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो आपका स्टॉप लॉस ये जो कप स्ट्रक्चर बना है इसके नीचे होना चाहिए। 111 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसके अंदर लगाइए, 110 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाइए और एंटर कर जाएं। टारगेट्स, जहां तक टारगेट का ताल्लुक है तो दोस्तों मंथली चार्ट से हमें पता चला कि ये स्टॉक करीब करीब 400-500 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर अब मैं डेली चार्ट के हिसाब से सोचूं तो कम से कम जो टारगेट निकल के आ रहा है, मिनिमम टारगेट जो इस स्टॉक का आ रहा है वो करीब करीब 200 रुपया है, 220 रुपए तक है। यानी कि ये स्टॉक यहाँ से बड़े आराम से डबल हो सकता है। आप ये स्टॉक खरीद सकते हैं, अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। एक अच्छी, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जितना आप स्टॉक मार्केट में पेशेंस दिखाएंगे आप उतना पैसा कमाएंगे। जितनी आप इम्पेशेंट रहेंगे उतना पैसा कम होगा। आप ट्विटर पे या इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा स्क्रीनशॉट डालते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि भाई देखो मैंने एक दिन में कितना पैसा कमाया। लेकिन ये लोग वो नहीं दिखाते जब ये पैसा लूज करते हैं। तो ऐसे स्क्रीनशॉट्स को आप अवॉइड करें, आप फोकस करें, पेशेंस रखिए। स्टॉक मार्केट एक मैकेनिज्म है पैसा ट्रांसफर करने का, फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो आप इम्पेशेंट नहीं रहे, आप पेशेंट रहे, स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अच्छे से एनालाइज करें और उसके बाद इसको वक्त दे, मौका दे ग्रो करने का और ये डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एनालिसिस था जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज का, ये आपको पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिन लोगों ने जो भी इस चैनल को देखते हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं
कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और हमें एनकरेज करे, ताकि हम आपके सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सके। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक्स अ लॉट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड गुड लक।